पतझड़ की शुरुआत में पहाड़ों पर ठंड अच्छी खासी बढ़ जाती है। आसमान में अभी भी अंधेरा था। बस पूरब में कोहरे को चीरकर सुबह की हल्की सी आहट महसूस हो रही थी। पहाड़ों और खेतों से आती कीड़े मकोड़ों की आवाज लगातार कानों में गूंज रही थी, इतनी घनी और एक जैसी कि जैसे बारिश की बूंदें पड़ रही हों। अचानक घाटी के पास एक चट्टान से दो काली परछाइयां किसी टूटते तारे की तरह नीचे की ओर लपकीं। उनमें से एक बिल्ली के आकार का छोटा तेंदुआ था, जिसके शरीर पर पीले और काले रंग की चिकनी धारियां थीं। दूसरा ठीक उसके पीछे 15 साल का एक लड़का था। उसकी पीठ पर एक छोटा धनुष और तीरों से भरा तरकश टंगा था और कमर में उस इलाके में इस्तेमाल होने वाली एक छोटी कटार बंदी थी। रुक जा तक्षक! लड़के की तेज आवाज गूंजी। वो पालतू छोटा तेंदुआ एक झटके में रुक गया। पलक झपकते ही लड़का उछला और बिना किसी मशक्कत के एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर एक कांपती हुई डाल पर जा खड़ा हुआ। जैसे ही उसके वजन से डाल नीचे ऊपर हुई, उसने अपने हाथों को मुंह पर रखकर जोर से आवाज लगाई, दादाजी! पहाड़ी की ढलान से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा, जिसका चेहरा मुश्किलों भरी जिंदगी की लकीरों से भरा था। अर्जुन! उनकी उम्र से भारी खुरदरी आवाज गूंजी। दिखा जरा, तेरी नजर में कितनी ताकत है। बोलते बोलते उन्होंने लगभग 30 गज दूर एक आम के पेड़ पर मुट्ठी भर कंकर फेंके। छोटे पक्षियों का एक झुंड घबराहट में चहचहाता हुआ बाहर निकला। अर्जुन के धनुष की डोरी से टंकार की आवाज आई और एक साथ 3 आम जमीन पर आ गिरे। सुधार तो है, जा ले आ वो आम, उन्हें साफ कर और फिर अपनी पढ़ाई पर लग जा। ठीक है, अर्जुन खुशी से चिल्लाया और एक साए की तरह झाड़ियों में गायब हो गया। यह जगह पृथ्वी नहीं थी। अनगिनत आकाश गंगाओं और करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी पर ब्रह्मांड के एक अनजाने कोने में एक ग्रह स्थित था, जिसका नाम था ध्रुवलोक। जहाँ का आकाश कभी नीला, कभी लाल और कभी सुनहरा होता था। जहाँ की धरती में अजीब शक्तियां समाई हुई थी और जहाँ की हवाएं रहस्यों से भरी थी। इस ग्रह पर मनुष्य रहते थे, साहसी, जिज्ञासु और संघर्षशील, लेकिन वे अकेले नहीं थे। ध्रुवलोक के घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में और गहरी नदियों के किनारों पर विशालकाय जीव जंतु और भयंकर दानवीय पशु भी बसते थे। मनुष्य और ये वन्य प्राणी दोनों एक ही धरती के वासी थे, एक ही आकाश के नीचे जीते थे और एक ही नियति से बंधे थे। यही ध्रुवलोक था, शक्ति का संसार, संघर्ष की भूमि। सुबह के सूरज ने आखिरकार पहाड़ के कोहरे को चीर दिया। अर्जुन आम ले आया और दादा पोता धीरे धीरे पहाड़ पर आधे रास्ते में बनी अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़े और छोटा तेंदुआ वफादारी से उनके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक तेंदुए ने एक छोटी धीमी कुर्राहट निकाली। उसी पल लड़के के दादा वीरभान एक मोटे देवदार के पेड़ के पीछे झुक गए। अर्जुन उछलकर जमीन से 6 फीट से ज्यादा ऊंची एक डाल पर चढ़ गया। छोटा तेंदुआ तक्षक अपना शरीर सिकोड़कर वीरभान के पैरों के पास जमीन से चिपक गया। क्या दिख रहा है? वीरभान ने फुसफुसाकर पूछा। जंगल। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर ध्यान लगाते हुए धीरे से जवाब दिया। हमारी बाईं ओर करीब 10 मील दूर कोई बड़ी चीज हिल रही है। आवाज से लग रहा है जैसे कोई लड़ रहा है। तक्षक को लेकर जा और देख क्या मांझ रहा है। वीरभान ने धीरे से हुक्म दिया। बिना एक शब्द कहे अर्जुन और तक्षक पेड़ों की आड़ से निकले और कमान से छूटे तीर की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचे, 2 गोलियों की आवाज ने सुबह की खामोशी को चीर दिया, जिसके बाद एक दर्द भरी चीख गूंजी। अर्जुन एक पेड़ के पीछे छिप गया और अपनी पीठ से धनुष उतारा। उसने तीर चढ़ाया और सावधानी से आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तक्षक उसके साये की तरह बगल में चल रहा था। आगे एक खुली जगह में हरे छलावरन कपड़ों में एक तगड़ा आदमी एक पेड़ से बुरी तरह टिका था। उसके बाएं हाथ में एक खतरनाक चाकू और दाएं हाथ में एक पिस्तौल थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके पैरों के पास एक मरा हुआ भेड़िया पड़ा था, जिसकी गर्दन पर एक गहरा घाव था। 2 और मरे हुए भेड़िए कुछ गज दूर पड़े थे, लेकिन 3 और, जिनमें से हर एक कंधे तक लगभग 6 फीट लंबा था, पेड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और उनकी आंखें उस आदमी पर गड़ी थीं। वो आदमी अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था और पिस्तौल पकड़ा हुआ उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। अर्जुन को कोई खुला घाव तो नहीं दिख रहा था, पर कुछ गड़बड़ जरूर थी। अचानक सामने वाले भेड़िए ने अपने जबड़े फैलाकर छलांग लगाई। बिना एक पल सोचे अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। ठीक उसी पल तक्षक झाड़ियों से बिजली की तरह निकला। तीर भेड़िए की गर्दन में गहरा धंस गया और वो एक आखिरी चीख के साथ ढेर हो गया। तब तक तक्षक 13 फीट की दूरी तय करके दूसरे भेड़िए की पीठ पर पहुंच चुका था। उसने अपने छोटे से पंजे उसकी गर्दन में गड़ा दिए, लेकिन उसकी आंखें अब एक अजीब जादुई नीली रोशनी से चमक रही थी और आखिरी बचे हुए भेड़िए पर टिकी थी। वो आखिरी भेड़िया
उन जादुई नीली आंखों में फंसकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो बुरी तरह डरा हुआ था, भागना चाहता था पर इतना खौफजदा था कि पीठ फिरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तक्षक के नीचे दबी मादा भेड़िया कांप रही थी। उसकी आंखें अपने साथी से मदद की भीख मांग रही थी। अर्जुन की नजर तक्षक के पंजों के नीचे दबी मादा भेड़िया पर पड़ी और उसने उसका फूला हुआ पेट देखा। वो एक गर्भवती मादा थी। उसने तक्षक को हाथ से एक तेज इशारा किया। छोटा तेंदुआ तक्षक उस भेड़िए के ऊपर से हट गया, अपना सिर उठाया और एक ऐसी दहाड़ लगाई जो पूरी खुली जगह में गूंज उठी। बचे हुए दोनों भेड़ियों ने राहत भरी आवाज छोड़ी और फिर मुड़कर घने जंगल में गायब हो गए। अर्जुन उस फौजी की ओर मुड़ा जो आखिरकार पेड़ के सहारे फिसलकर बेहोश हो चुका था। उसकी पिस्तौल और चाकू बगल की घास में पड़े थे। अर्जुन दौड़ कर गया, हथियार उठाए और अपनी कमर में खोस लिए। उसने आदमी के जख्मों की जांच की, लेकिन अभी भी कोई घाव नहीं दिखा। जब वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था, तक्षक पास आया और आदमी के बाएं पैर पर अपनी नाक से हल्का सा धक्का दिया। अर्जुन ने जल्दी से पैंट का कपड़ा ऊपर किया और उसे वो घाव दिख गया। उसकी पिंडली पर एक छोटा तिकोना घाव था जिससे गाढ़ा सांप ने काटा है। अर्जुन बुदबुदाया, तक्षक इनकी मदद कर। उसने घाव की ओर इशारा किया। तक्षक ने अपना सिर नीचे किया और उसे चाट कर साफ करने लगा। तक्षक के पास जादुई क्षमताएं थीं, जिनमें से एक ये थी कि वो अपनी थूक से किसी के जख्म ठीक कर सकता था। कुछ पलों के बाद आदमी के चेहरे पर दर्द के भाव कुछ कम होते दिखे। अर्जुन झुका और उस लगभग 85 किलो के आदमी को बिना किसी मशक्कत के अपने कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर की ओर भागा। दादाजी, ये एक फौजी है। झोपड़ी के पास पहुंचते ही अर्जुन चिल्लाया, इन्हें सांप ने काटा था। इनकी हालत खराब लग रही थी, पर गिरने से पहले इन्होंने 3 भेड़ियों को मार गिराया। वीरभान बाहर ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना कुछ कहे फौजी को अर्जुन के कंधों से लिया और अंदर ले गए और उसे धीरे से एक लकड़ी के तख्त पर लिटा दिया। आदमी की वर्दी पर लगे बिल्लों को करीब से देखने पर यह पता चला कि वो एक कर्नल थे। उनका चेहरा दर्द से तमतमा रहा था। वो एक श्वेत पुष्पनाग था। घाव की जांच करते हुए वीरभान की गंभीर आवाज आई। उन्होंने अपना चाकू निकाला, घाव को चीरा और जहर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने बुनी हुई टोकरी से एक छोटी बांस की नली निकाली और घाव पर एक सफेद विषनाशक चूर्ण डाल दिया। कोई बात नहीं, अर्जुन ने धीरे से कहा। तक्षक ने इसे पहले ही साफ कर दिया था। घाव का इलाज करने के बाद दोनों चुपचाप खड़े तख्त पर पड़े फौजी को देखते रहे। उनका चेहरा मजबूत और चौकोर जबड़े वाला था। घनी भौहें ऊपर की ओर उठी थी जो उन्हें बेहोशी में भी इरादों का पक्का दिखा रही थी। इन्हें थोड़ा पानी दो, वीरभान ने त्योरी चढ़ाकर हुक्म दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा, फौजी करा उठे। ये उठ रहे, अर्जुन ने कहा। फौजी की आंखें झपकी और उन्होंने खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की। हिलिए मत, लेटे रहिए, आपको सांप ने काटा था। अर्जुन ने धीरे से उन्हें वापस टिकने में मदद करते हुए कहा। फौजी की आंखें वीरभान से अर्जुन पर गईं। फिर उसने अपने आसपास का माहौल देखा। वो घर बहुत सादा था, जिसमें सिर्फ जरूरत का सामान था। एकमात्र चीज जो अलग थी वो थी एक दीवार के सहारे रखी पुरानी किताबों की अलमारी, जो हाथ से बंधी पुरानी किताबों की कतारों से भरी हुई थी। कौन हो तुम? वीरभान ने धीमी आवाज में पूछा। उनका चेहरा गंभीर था। और इन गहरे पहाड़ों में क्या कर रहे हो? उनकी नजर पास की मेज पर रखे पिस्तौल और चाकू पर पड़ी। मैं वीरभान सिंह साहब को ढूंढ रहा हूँ, फौजी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सिंह का साथी था। उस नाम का जिक्र होते ही वीरभान का पूरा शरीर अकड़ गया। उनकी सिकुड़ी हुई आंखों में एक तेज खतरनाक चमक कौंध गई। उन्होंने एक लंबे खामोश पल के लिए फौजी को घूरा, फिर आखिरकार कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। इसके साथ ही वो मुड़े और झोपड़ी से बाहर चले गए। उस छोटे से कमरे में तनाव इतना बढ़ गया था कि दम घुट रहा था। अर्जुन उठा, एक कटोरे में झरने का ठंडा पानी भरा और उसे फौजी के पास रख दिया। सर, ये पी लीजिए। फिर वो मुड़ा और अपने दादा के पीछे बाहर चला गया। वीरभान आंगन में एक छोटे बांस के स्टूल पर बैठे थे और अर्जुन उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसके पीछे से दरवाजे से एक हल्की खांसी की आवाज आई। अरे, आपको उठना नहीं चाहिए। अर्जुन फौजी को संभलने में मदद करने के लिए भागा। फौजी ने अर्जुन के सिर पर एक हाथ रखा। उनकी नजरें नर्म थीं। तुम अर्जुन होगे, उन्होंने कहा। आपको मेरा नाम कैसे पता? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हारे पिता के साथ था, फौजी ने धीरे से कहा। मेरा नाम विक्रम राठौड़ है। फिर वो वीरभान की ओर मुड़ा और बोला, आप ही सिंह साहब है ना? इससे पहले कि वीरभान कुछ जवाब देते, वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ और एक तेज फौजी सल्यूट किया। सल्यूट देखकर वीरभान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उन्होंने सीधे विक्रम राठौड़ को देखा और धीरे से पूछा, वो चला गया है ना? विक्रम की आंखों में आंसू भरा है। उन्होंने एक सिसकी को रोका। सर, मैं यहाँ आपसे और अर्जुन से
विजय सिंह की ओर से मिलने आया हूँ। ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी और उन्होंने आपके और अर्जुन के लिए एक आखिरी संदेश भेजा है। ये शब्द सुनते ही वीरभान लड़खड़ा गया और उसकी आंखों की रोशनी जैसे बुझ गई। वो अपने झुके हुए कंधों के साथ वापस बांस के स्टूल पर धम से बैठ गया। अर्जुन बस खाली आंखों से विक्रम को घूरता रहा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। क्या संदेश भेजा था अर्जुन के पिता विजय ने उसके लिए? अर्जुन, जिसे अपने माँ बाबा की बचपन से लेकर अब तक की कोई बात याद नहीं थी, कैसे संभाल पाएगा अपने आप को इस खबर के बाद? जानने के लिए